Hello dear students. First of all, very good morning to all of you. Today I am going to teach you a new lesson for JAC and CBSE board. Dear students, as you know that I have already taught you 4 lessons of your syllabus, and today I am going to teach you the 5th lesson, which I have taken from your second book Vistas, and the name of the lesson is The Enemy, which has been written by पर्ल एस बक। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, और ये चैप्टर जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए होगा, जो मैंने विस्टास बुक से लिया है। I would like to make all of you clear here that this is the 4th chapter, 4th lesson of your book. बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर और 2 लेसन का क्या हुआ? तो मैं बता दूं कि पहला लेसन द थर्ड लेवल एंड थर्ड लेसन ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये झारखंड बोर्ड में चलते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये 2 चैप्टर नहीं चलता है। तो मैं वो 2 चैप्टर भी झारखंड बोर्ड वालों को पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। मैं जिस तरह से आपको पढ़ाते जा रहा हूं, आप उसको एंजॉय करिए और तैयारी आप शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, यह जो कहानी आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड द नेम ऑफ द टाइटल इज इन इटसेल्फ इंटरेस्टिंग। इस कहानी का जो नाम है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द इनेमी। इनेमी मीन्स होता है दुश्मन, शत्रु। मैं यहां क्लियर थोड़ा कर देना चाहूंगा, दुश्मन कोई छोटा वर्ड नहीं है। यह वर्ड 2 देश के बीच जब लड़ाई होती है, उस वक्त जो माहौल क्रिएटेड किया जाता है इनेमी का, दुश्मन का, यह वर्ड उसी से संबंधित है। मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने ऊपर में लिखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी यू नो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जब हम विश्व युद्ध की बात करते हैं, आपको पता है विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच हुआ था, और उस वक्त में अमेरिका और जापान, ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट कंट्री थे इस विश्व युद्ध में। और आपको इस विश्व युद्ध का रिजल्ट भी पता है कि इसी विश्व युद्ध ने अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, और किस प्रकार मानवता का धज्जियां उड़ाया गया था, कितने लोगों की जान गई थी। तो युद्ध की जब बात करते हैं तो इनेमी वर्ड सुटेबल लगता है।
यह पर्लस बक जो एक अमेरिकन लेखिका के द्वारा लिखी गई है, और ये जो लेखिका है इनका मानना है कि जीवन की जो समस्याएं हैं उसको ह्यूमैनिटी के बेस पर सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज वार कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. वार इज मीनिंगलेस, इट इज डिस्ट्रक्टिव, एंड द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी सॉल्व बाय वार. बड़ी सुंदर बातें है कि मानवता की समस्याओं की समाधान युद्ध के द्वारा संभव नहीं हो सकता है. प्यारे बच्चों, जब मैं कोई स्टोरी पढ़ाता हूं, एज ए टीचर मैं अपने आप को यह मानता हूं कि माई वर्क इज नॉट टू टीच यू. मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम एज ए टीचर आपको जगाना है. आपको मैंने दो बेहतरीन स्लोगन, आप भी जीवन में इसको फॉलो करेंगे. मैंने लिखा है, पोलाइटनेस इज द फ्लावर ऑफ ह्यूमैनिटी. आप इन स्लोगन को याद भी रखें. विनम्रता मानवता का पुष्प है. दूसरा, यहां देखेंगे आप, काइंडनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी. अगर आप मानव हैं और अगर आपके अंदर दया की भावना नहीं है तो आप मानव नहीं हो सकते. बट एट द टाइम ऑफ वॉर, लेकिन दो देश जब युद्ध की स्थिति में होती है, उस वक्त ह्यूमैनिटी को डिफाइन करना बड़ा कठिन हो जाता है. इसलिए आप देखोगे, द स्टोरी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट. इस कहानी में आप एक द्वंद्व देखोगे, भिड़ंत, एक लड़ाई देखोगे. किसके बीच? मेन्स ह्यूमन फीलिंग एंड द प्रेजुडिसेस क्रिएटेड बाय नेशन एट वॉर. एक द्वंद्व है, एक लड़ाई है. मानवीय रूपी फीलिंग के बीच और हमारे अंदर जो युद्ध के प्रति जो प्रेजुडिस है, जो अवधारणाएं हैं, उसके बीच द्वंद्व है. प्यारे बच्चों, हमें यह बताया जाता है कि जब देश युद्ध में होता है तो दोनों देश के लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं. यह नेचुरल है. जैसे अभी आप देखते हो कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है, और ऐसे माहौल में हमें यह सिखाया जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो आपके दुश्मन हैं. लेकिन फिर आप यहां देखोगे, इन दिस स्टोरी द राइटर हैज पोर्ट्रेट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हिज ड्यूटी टू हिज प्रोफेशन एंड द कंट्री. बड़ा सुंदर एक तस्वीर खींचने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से पर्लस बक ने डॉक्टर सदाओ का. डॉक्टर सदाओ कौन है? हु इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. और एक समय में उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि हम अपने पैसा मतलब जिस पैसे में, जैसे मेरा पैसा टीचिंग है, तो अपने प्रोफेशन के बीच और अपने देश के बीच के कर्तव्य के बीच
एक जो कंफ्यूजन है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बड़ा सुंदर ढंग से पर्लस बक ने यहां डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में रेसिज्म भी मैंने एक थीम दिया। रेसिज्म मतलब होता है जातिवाद। जातिवाद मतलब जब हम केवल अपने लोगों को तरजीह देते हैं, अपने जाति के लोगों को वैल्यू देते हैं, दूसरों को नहीं देते, उसी को रेसिज्म कहा जाता है। आप इस कहानी में ये रेसिज्म वाली बात भी आप देखोगे। फिर मैंने आप लोगों को जैसे पढ़ाया है कि कहानी जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके कैरेक्टर होते हैं, तो सबसे पहले आप इस कहानी के कैरेक्टर से परिचित हो लें। यू विल गेट 7 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, लेकिन सबकी उतनी भूमिका नहीं है। मैं आप याद रखोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बोर्ड में जो भी मैं लिखता हूं वो क्वेश्चन के एग्जाम से रिलेटेड होता है, इसलिए आप इन सारी चीजों को कॉपी में लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर पूछते हु इज डॉक्टर सदाओ, तो आप सदाओ के कैरेक्टर के बारे में जाने। ये जापानीज डॉक्टर, ए ग्रेट सर्जन एज वेल एज साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ एक महान डॉक्टर हैं, शल्य चिकित्सक हैं जो चीड़फाड़ करते हैं, के साथ साथ एक वैज्ञानिक है। सेकेंड है हाना, सदाओ की पत्नी। फिर एक कैरेक्टर है टॉम, जिसके लिए वर्ड इनेमी यूज हुआ है। वो ऑनडेड अमेरिकन सोल्जर आप इसको कह सकते हैं, या एन अमेरिकन प्रिजन ऑफ वार भी कह सकते हैं। अगर पूछे हुई इज टॉम तो आप दोनों बातें लिख सकते हैं। उंडेड मतलब घायल, अमेरिकन सिपाही या एक अमेरिकन कैदी जो युद्ध का बंदी है। यूमी एक कैरेक्टर है, मेड सर्वेंट ऑफ सदाओ, सदाओ की महिला नौकरानी है। जनरल टाकिमा ओल्ड गार्डनर, एक कुक। ये सारे कैरेक्टर आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको स्टोरी से जुड़ता हूं। और प्यारे बच्चों, मैंने पहले बता दिया था कि मैं जब स्टोरी पढ़ाता हूं तो 2 पार्ट में मिनिमम होता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं लाइन बाय लाइन बिना किताब देखे टच करने का प्रयास करता हूं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं, अगर आप मेरे वीडियो को बढ़िया से वॉच करेंगे तो चलिए आज हम लोग दुश्मन पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर सदाओ के मकान से। आप इसमें याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है वेयर वाज सदाओज हाउस सिचुएटेड। तो सदाओज हाउस वाज सिचुएटेड अपॉन रॉक्स ऑन ए बीच। सदाओ का मकान जापानी समुद्र के किनारे चट्टानों के ऊपर अवस्थित है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी। अब मैं कहानी स्टार्ट कर चुका हूं। और उस समुद्र के किनारे सदाओ बचपन में खेला करता है। सदाओ के जो पिताजी हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट इंसान हैं, एंड ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, एंड ही इज द विक्टिम ऑफ रेसिज्म। अपने देश के अलावा वो किसी की भलाई की बात नहीं करते। और ही चीफ कंसर्न वॉज द एजुकेशन ऑफ सदाओ। उसके पिताजी का जो मुख्य जो चिंता है वो सदाओ की शिक्षा है। वो चाहते हैं कि सदाओ एक बड़ा आदमी बने, शिक्षा में एक बड़ा मुकाम हासिल करे। इसलिए ही
never showed his love to Sadao. He never played with his son. आज की इस मॉडर्न एज में लोगों की एक बड़ी समस्या यह है कि वो अपने बच्चे से इतने प्यार करते हैं कि अपने बच्चों की गलतियों को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण आज हम लोग समाज में जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं नौजवानों में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स को जाता है, अगर मैं मानूं तो। लेकिन एवरी फादर, एवरी पेरेंट्स लव हीज एंड हर चिल्ड्रेन। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने प्यार को बच्चों को शो नहीं करते। वो अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाए रखते हैं, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अपने बच्चों को अपना प्यार अगर दिखा देंगे तो शायद कहीं बिगड़ जाएगा। यह बात सदाओ को बचपन से ही पता है। सदाओ अपने बेटे को बचपन से ही बात कहा करते हैं कि द फ्यूचर ऑफ ए पर्सन और ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द डीड, द वर्क। लोगों का भविष्य या देश का भविष्य उसके काम पर निर्भर करता है। यानी जैसा तुम काम करोगे तुम्हारा भविष्य वैसा होगा। और इसी कड़ी में when Sadao was in the age of when Sadao was 20 years old, he was sent to America to study medicine। और इसी कड़ी में जब सदाओ की उम्र 22 साल की हुई, ध्यान से एक एक बात सुनेंगे, सदाओ को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। सदाओ जब अमेरिका गया तो घर से पहली बार वो दूर हुआ था, उसे वहां मन नहीं लग रहा था। वो एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर रहते थे। सदाओ कहते हैं कि अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत दयालु थी। तो सदाओ को जब वहां मन नहीं लगता है, अचानक एक दिन सदाओ की मुलाकात एक हाना नाम की लड़की से होती है। याद रखिएगा, सदाओ मेट हाना एट ए प्रोफेसर्स हाउस इन अमेरिका। और जब उस लड़की से सदाओ की मुलाकात हुई तो सदाओ को वो लड़की पसंद आ गई। लेकिन देखिए, फादर का जब एक डर लोगों के ऊपर होता है तो वो कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता है। सदाओ को पता था कि मेरे पिताजी कभी भी मुझे विदेशी लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं कि अंटिल ही नोज दैट हाना ऑल्सो बिलोंग्स टू जापान, he does not propose her, he does not express his love to Hana। यानी जब तक उसे इस बात का पता नहीं चल गया कि हाना भी एक जापानीज लड़की है, तब तक सदाओ ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। और अपनी प्यार का इजहार करने से पहले उन्होंने अपने फादर को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो जानते थे कि माई फादर विल नेवर अलाउ मी टू मैरी टू ए फॉरेनर, टू ए गर्ल ऑफ अदर कंट्रीज। मेरे पिताजी दूसरे देश की लड़की से मुझे शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। और फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद एट द एज ऑफ 30, याद रखेंगे 30 साल की उम्र में सदाओ कम बैक टू हिज कंट्री जापान। सदाओ अपना देश 30 साल की उम्र में लौट आया। एंड टिल दैट टाइम ही हैड बिकम
ए ग्रेट सर्जन, ए ग्रेट डॉक्टर, एज वेल एज ए साइंटिस्ट। और जापान जब वो लौटा तब तक सदाओ एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक और एक वैज्ञानिक की उपाधि उसे मिली थी। वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि सदाओ वाज सर्चिंग सच ए मेडिसिन विच कैन रिमूव एनी आउंस। एक ऐसे दवा की तलाश वो कर रहा था जिसके यूज से कोई भी घाव जल्द से जल्द रिकवर हो सकता था। और फिर आकर के उन्होंने हाना से शादी किया और फिर कुछ दिनों के बाद सदाओ के पिता की मृत्यु हो गई। कहानी का रियल स्टार्ट अब यहां से होता है। एक दिन सदाओ एंड हाना बोथ वेयर टॉकिंग टू ईच अदर इन देयर बालकोनी। घर के बालकोनी से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक सदाओ की नजर समुद्र के किनारे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सदाओ का मकान समुद्र के किनारे अवस्थित है, वहां पड़ा। उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे एक आदमी चल करके उठता है, 2-4 कदम चलने के बाद गिर जाता है, फिर वो घुटने के बल पर रेंगता है और फिर पड़ा रह जाता है। उस दिन का मौसम बड़ा फॉगी था, चारों तरफ कुहासा छाए हुए थे, शाम का वक्त था। पति पत्नी ने एक दूसरे से बात किया कि देखिए तो कौन गिर गया है। सदाओ ने कहा कि शायद कोई मछुआरा होगा, क्योंकि सदाओ के मकान के अगल बगल मछुआरों की बस्ती हुआ करता था। और फिर दोनों पति पत्नी उस आदमी को देखने के लिए समुद्र के किनारे चल पड़े। समुद्र के किनारे जब दोनों पति पत्नी पहुंचे तो देखा क्या, एक आदमी जमीन के बल पर लेटा पड़ा है, गिरा पड़ा है, वो घायल है। हाना ने कहा कि ये तो बहुत घायल है। और फिर जैसे उसके बॉडी को उल्टाया गया, देखता क्या है कि अचानक उन लोगों की नजर पड़ी कि उस आदमी के सर पर एक टोपी है जिसमें यूएस नेवी लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। एंड व्हेन दे लुक्ड प्रिंटेड ऑन हिज कैप यूएस नेवी, बोथ वेर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। हाना कहती ही इज ये व्हाइट मैन, एन अमेरिकन। अब उन दोनों पति पत्नी के मन में जो सिंपैथी चल रहे थे, जैसे ही उन लोगों ने देखा कि उस आदमी ने जो टोपी पहना हुआ है उसके ऊपर यूएस लिखा हुआ है, दोनों अबाक और आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो अमेरिकन है। अमेरिकन मीन्स ही इज आवर एनिमी। क्योंकि मैं पहले बता दूं, उस वक्त जापान और अमेरिका दोनों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दोनों देश युद्ध में थे। सदाओ ने कहा कि हां, ये तो हमारा दुश्मन है, क्या किया जाए। सदाओ ने कहा, फिर उसके बॉडी को जब देखा गया तो उसके बैक में राइट साइड में एक गोली का निशान लगा हुआ है, उसके शरीर के साथ सारे ब्लड बह चुके हैं। सदाओ ने जैसे उसके घाव को छुआ, उससे ब्लड निकलने लगा। सदाओ ने, क्योंकि वो डॉक्टर था, तुरंत वहां की मिट्टी को उसके घाव पर लगा करके ब्लड को तत्काल रोक दिया। अब नाउ बोथ बिगेन टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन नाउ। अब दोनों निर्णय लेने लगे कि क्या किया जाना चाहिए। तो सदाओ ने कहा कि बेहतर यही होगा कि इसे समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन है। हाना कहती है अवश्य, जरूर इसे फेंक दिया जाए। आधा तो ये मर चुका है
और अगर समुद्र में अगर फेंक देंगे तो जो भी इसकी जान बची है समुद्र रात भर में इसका काम तमाम कर देगा। हाना कहती है कि आप उठा करके फेंक दीजिए, लेकिन दोनों हिल नहीं रहे। सदाओ कहता नो आई कांट डू दिस। हाना कहती मैं तो एक महिला हूं, तो मैं कैसे कर सकती हूं। सदाओ कहता है कि नहीं, फर्स्ट आई एम ए डॉक्टर एंड माई ड्यूटी इज टू सेव ए पेशेंट नॉट टू किल। ध्यान दीजिएगा, सदाओ किस प्रकार अपनी भूमिका, अपनी ड्यूटी के बारे में कहता है। सदाओ कहता है अपनी पत्नी को, मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना है, मारना नहीं। फर्स्ट ही इज ए पेशेंट फॉर मी, या मेरा मरीज। और डॉक्टर की पढ़ाई जब होती है तो हर डॉक्टर को यह शपथ दिया जाता है कि एक डॉक्टर के लिए कोई भी जख्मी या घायल या बीमार व्यक्ति न उसका दोस्त होता है न दुश्मन होता है, पहले वह उसका डॉक्टर है। लेकिन सदाओ यह भी स्वीकार करता है कि आई लव माई कंट्री एंड ही इज माई एनिमी। मुझे अपने देश से प्यार है और यह मेरा दुश्मन है। तब हाना कहती है एक काम किया जाए, तब इसे अपने घर ले जाया जाए। और फिर सदाओ की भी मंजूरी होती है। सदाओ ये डिसाइड करता है कि एक काम किया जाए, पहले इसकी जांच जाए और फिर इसको बाद में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और फिर दोनों पति पत्नी उसे उठा करके अपने घर ले आते हैं। ध्यान देंगे, घर ला करके उस कमरे में उस घायल व्यक्ति को रखा गया, जो कमरा पहले उसके फादर के हुआ करते थे। एंड नाउ दिस टाइम हिज फादर इज नॉट अलाइव। उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं। उस कमरे में उसको लेटा दिया गया। सदाओ ने कहा यह बहुत घायल है, इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन ट्रीटमेंट के पहले इसके बॉडी को साफ किया जाए। हाना कहती है कि नहीं, आप इसे मत छूइए। यानी हाना को उसके बॉडी को छूने में भी परहेज है। और मैं नौकरानी को बुलाती हूं, वो सारा काम कर देगी। और फिर डॉक्टर सदाओ ने कहा कि ठीक है, तुम इसके बॉडी की सफाई की बात करो, मैं दूसरे नौकरों को इसकी सूचना देता हूं और ऑपरेशन की तैयारी करता हूं। इस प्रकार फिर दोनों उस कमरे से चले गए। अब हाना यूमी को बुलाती है। ध्यान रहे, उस वक्त यूमी और सदाओ के 2 बच्चे भी हो चुके थे, जिसमें उनका छोटा बच्चा मात्र 3 महीने का था। और यूमी जो उसकी मेड सर्वेंट है, उन बच्चों की नर्सिंग करती है, उसकी देखभाल करती है। जैसे ही हाना यूमी को बुलाती है कि तुम एक बाल्टी गर्म पानी लेकर के आ जाओ, और ये जब सूचना देती है तो यूमी कहती है कि मैडम आई एम बिजी इन योर चिल्ड्रेन, मैं तुम्हारे बच्चों में व्यस्त हूं। कहता ठीक है, बच्चों को सुला दो। और इस प्रकार दोनों ने बच्चों को रजाई पर सुला करके ऑपरेशन के लिए ऊपर के कमरे में जाते हैं। अब जैसे ही यूमी पूछती है कि मैडम क्या आदेश है, तो हाना कहती है कि इसके बॉडी को तुम साफ करो, अभी साहब इसका ऑपरेशन करेंगे।
अब जैसे ही यूमी उस व्यक्ति को देखती है, वो चिल्लाती है, सी क्राइज, मैडम, ही इज अ व्हाइट मैन एंड वी शुड नॉट सेव हिज लाइफ, वी शुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। यह हमारा काम नहीं है मैडम, यह अमेरिकन है, यह हमारा दुश्मन है, हमें तुरंत इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाना कहती है, वो मेरा काम है, तुमको जो ऑर्डर दिया जाता है वो तुम करो। यूमी रिप्लाई करती है, मैडम नो, व्हाट टू स्पीक ऑफ वॉशिंग हिज बॉडी, आई विल नॉट इवन टच हिज बॉडी। मैडम, साफ करना तो दूर की बात है इसके बॉडी को, मैं तो इसके शरीर को छूंगी तक नहीं, क्योंकि यह हमारा दुश्मन है और हम अपने दुश्मन को हाथ नहीं लगा सकते हैं। आप मुझे नौकरी पर रखें या ना रखें, इट्स योर मैटर। हाना को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है, क्योंकि वो जानती है कि बात बिगड़ सकती है। वो कहती है, ओके तुम जाओ, तुम बच्चों को देखो। और फिर हाना डिड इट हरसेल्फ, शी वॉश्ड हिज बॉडी हरसेल्फ। वो एक तौलिया निकालती है और खुद से अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन प्रिजनर, जो घायल है, जो उसके घर पर लेटा हुआ है, उसके बॉडी को वो साफ करती है। उसके बाद सदाओ आता है और वो जब देखता है कि हाना उसके बॉडी को साफ कर रही है, हाना शिकायत करती है कि यूमी ने यह काम करने से इनकार कर दिया। और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर के उस आदमी की जान बचाई। सदाओ ने अपनी पत्नी को कहा, बहुत अच्छा तुमने काम किया है, लेकिन तुम्हें एक काम और करना होगा। जब मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, एक दवाई उसे सदाओ देते हैं अपनी पत्नी को और कहते हैं, जिस समय मैं इसको ऑपरेशन करूं, तुम नाक के पास इसका रखना, क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त कहीं इसे होश ना आ जाए। और इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने मिलकर के उस व्यक्ति का ऑपरेशन किया, उसके शरीर से गोली निकाल दिया गया और इस प्रकार सदाओ ने उस व्यक्ति की जान बचाया। अब कहानी में जो अगला ट्विस्ट है वो हम अगले कड़ी में पढ़ेंगे। थैंक यू।